आज अपना पढ़ने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है और अगर तुमने पहला वाला चैप्टर नहीं देखा मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो वो वाला जाके देख लो भाई, मैंने उसमें बेस्ट एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी का। सो आज हम यही पढ़ेंगे एज यू हैव एंड एयर लेयर ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, एज यू हैव रीड, तुमने पहले पढ़ रखा होगा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O2 इज यूटिलाइज, क्या करते हैं हम, यूटिलाइज का मतलब होता है यूज करते हैं बाय द ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, टू इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली मतलब समझ लो, डायरेक्टली नहीं तोड़ेंगे हम, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन, तोड़ सकते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है लाइक जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया और फैटी एसिड हो गया, इन सबको। ठीक है, टू ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, और हम इससे क्या निकाल लेंगे, इससे हम एनर्जी निकाल लेंगे जिससे कि अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हम कर सके। ओके, आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं CO2, ठीक है, विच इज़ हार्मफुल, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इज़ आल्सो रिलीज्ड, इसको हम रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब भी कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है तब हम CO2 को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइड टू दिस सेल। अब ये क्या बोल रहा है कि हम ऑक्सीजन को लगातार प्रोवाइड्स करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली प्रोवाइड करेंगे, हम किसको करेंगे, प्रोवाइड सेल्स को करेंगे। एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, बनेगी, हैव टू बी रिलीज आउट, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज हो रही है ना, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2। देखो एटमॉस्फेयर से हमने क्या लिया है, ऑक्सीजन को ले लिया है, और हमने अपनी बॉडी से यानी कि सेल से हमने क्या निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, प्रोड्यूस बाय द सेल्स। देखो सेल्स हम कहाँ से निकाल रहे हैं, वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से निकाल रहे हैं, सेल से निकाल रहे हैं, इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो सिंपल सी बात है, ब्रीथिंग का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना और हम अपनी सेल्स से प्रोड्यूस करके जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं उसको बाहर छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, इसको नॉर्मली हम रेस्पिरेशन के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, तुम अपना हाथ जो है ना अपने सीने पर रखो, चेस्ट पर रखो। यू कैन फील, तुम फील कर सकते हो द चेस्ट मूविंग, तुम्हारा जो चेस्ट है ना वो मूव कर रहा है अप, आपका मतलब ऊपर की तरफ, एंड डाउन, नीचे की तरफ। यू नो डैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम सांस ले रहे हो। ठीक है, हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया। सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि तुम एक अपना हाथ लो और अपने चेस्ट के ऊपर रखो और सांसें लो। जब तुम सांस लोगे तो तुम्हारा जो चेस्ट है ना वो ऊपर जाएगा, और जब तुम छोड़ दोगे सांस को, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालोगे, तो क्या होगा, चेस्ट जो है वो नीचे की तरफ, डाउन की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अभी बोल रहा है हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, क्या बोल रहा है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया, एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, और जितने भी मैकेनिज्म लग रही है ब्रीथिंग में, आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हमने भाई बिल्कुल पूरे के खुल के बात करी है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तुम्हारे को पता होना चाहिए ऑर्गन्स हम किन्हें बोलते हैं। ऑर्गन्स हम उन्हें बोलते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बनते हैं, डेट इज कॉल्ड, नहीं, डेट इज कॉल्ड टिश्यू, अगर बहुत सारे सेल से मिलकर बन रहे हैं, और बहुत सारे टिश्यू से मिलकर अगर कोई चीज़ बन रही है, डेट इज कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बन जाता है, बॉडी। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने की मैकेनिज्म कैसे, वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये क्या बोल रहा है कि वेरी करती है भाई, अलग अलग ग्रुप के एनिमल में वेरी करेगी कि वो एनिमल कहाँ पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है डिपेंड करता है मेनली ऑन देयर हैबिटाट, कि वो कहाँ पे रहते हैं, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उनका लेवल क्या है। ठीक है, जैसे कि अपना ह्यूमंस है तो अपना एक लेवल है। ठीक है, तो अपने एक लेवल में आएंगे, जिस लेवल में अपना आ रहा है उस लेवल में सब के सब ह्यूमंस लंग से ही रेस्पिरेशन करेंगे या ब्रीथिंग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे जानवर है जो भाई पानी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्नो में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके हैबिटाट अलग अलग है और वो अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें लाइक स्पंजेस, ठीक है, स्पंजेस तुमने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, सीलेंट्रेट्स भी उधर ही पढ़े हुए। ठीक है, फ्लैट वॉर्म हो गया, ये एनिमल्स के नाम है, सीलेंट्रेट, फ्लैट वॉर्म एक्सेट्रा, एक्सचेंज O2, एक्सचेंज करते हैं O2 को विथ CO2
CO2 के साथ, ठीक है, बाई सिंपल डिफ्यूजन। किसके द्वारा भाई? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। तो हमारे को ये बात पता होना चाहिए कि स्पॉन्जेस हो गया, सीलेंट्रेट हो गए, फ्लैट वॉर्म्स हो गए, ठीक है, ये एक्सचेंज करते हैं किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस, किसके द्वारा? पूरी पूरी जो उनकी बॉडी सरफेस है उसके द्वारा सिंपल डिफ्यूजन कर लेते हैं। अर्थ वॉर्म्स, ठीक है, अर्थ वॉर्म समझते हो जिसे हम घेसा बोलते हैं। अर्थ वॉर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड, देखो मॉइस्ट क्यूटिकल्स का मतलब समझ रहे हो, उसकी स्किन होती है जो बहुत नमी नमी टाइप की होती है, ठीक है, वो अपनी उससे उससे कर लेता है रेस्पिरेशन क्यूटिकल से, ठीक है। एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, लेकिन अगर हम इंसेक्ट की बात करें, ठीक है, तो उनके पास क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती है, मतलब जाल फैला हुआ होता है ट्यूब का। ट्यूब समझते हो ना, पाइप का, ठीक है। ट्राइकल ट्यूब, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइकल ट्यूब या ट्राइकल पाइप बोल सकते हो समझने के लिए। टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर को क्या कर दें? ट्रांसपोर्ट कर दें विद इन द बॉडी, किसमें? बॉडी के अंदर। स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड, स्पेशल वस्कुलराइज्ड का मतलब समझ लो कि एक ऐसा वस्कुलर जहाँ पे भी वर्ड आ जाए तो यहाँ वहाँ पे समझ जा रहा है कि वहाँ पे ब्लड फ्लू होता होगा, ओके। दैट इज कॉल्ड गिल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोडाज, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि ब्रोंकियल जो रेस्पिरेशन है वो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिल सकता है, मोलस्कास के अंदर देखने को मिलता है। वेयर वस्कुलाइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स, देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने कि जो गिल्स हैं वो कहाँ मिलेंगे हमारे को? एक एक्वाटिक आर्थ्रोपोडास में देखने को मिल सकते हैं। एक्वाटिक के अंदर जो पानी में रह रहे हैं वहाँ पे हमारे को गिल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो है ये इनके अंदर वस्कुलाइज्ड बैग होता है, यानी कि यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, यानी कि ब्लड कैपिलरीज पाई जाएंगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जहाँ पे भी पल्मो वर्ड आ जाए तो समझ जाना है कि लंग्स की बात चल रही है। आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। लंग्स हम ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं? मतलब ज़मीन पे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है, अगर वो ज़मीन पर रह रहा है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल है, तो वो किससे करेगा एक्सचेंज? नॉर्मली लंग्स से करेगा, ठीक है। उसके अंदर कोई स्पेशल और स्किन से नहीं कर सकता है, ठीक है, और कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होगा लंग्स के अलावा, ओके। अमंग्स वर्टिब्रेट, अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं जैसे कि फिशेस हो गई, ठीक है, यूज गिल्स, ठीक है, गिल्स से भाई फिश जो है गिल्स से रेस्पिरेशन करती है। वेयर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं, रेप्टाइल्स की बात करूं, एम्फीबियंस में बर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास, रेप्टाइल्स ये छिपकली हो गई, रेंगने वाली चीज़ें आ जाती हैं, बर्ड्स उड़ने वाली चीज़ें हो गई, मैमल्स हम आ गए, ठीक है, जो नॉर्मली अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इट इज कॉल्ड मैमल्स, ओके। रेस्पायर थ्रो लंग्स, वो किससे रेस्पायर करते हैं भाई? लंग्स से करते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, अगर हम एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग की बात करें, कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटिनस रेस्पिरेशन आल्सो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फ्रॉग है वो दो तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है। एक तो वो स्किन के द्वारा कर सकता है अपना रेस्पिरेशन, दूसरा उसके पास लंग्स भी होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। जब वो फ्रॉग हमारा कहाँ पे आ जाता है? ज़मीन पे आ जाता है, तो वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, और जैसे ही वो पानी के अंदर रहता है तब वो किससे करता है? स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो हमारे को ये बात याद रखनी है। आगे देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, ह्यूमन रेस्पिरेटरी काम कैसे करता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल, ठीक है। देखो हमारे पास एक जोड़ी, पेयर का मतलब हो गया एक जोड़ी क्या है भाई? एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल, नाक के छेद है, ठीक है। तो हमारे नाक के दो छेद होंगे, ठीक है, लेकिन है एक पेयर, ओके। ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, कहाँ पे होते हैं भाई? ऊपर वाले जो तुम्हारे होठ हैं उसकी तरफ पाए जाते हैं, ओके। इट लीड्स टू द नोजल चैम्बर, खत्म कहाँ पे होते हैं ये जाके? नोजल चैम्बर में जाके खत्म हो जाते हैं। थ्रू द नेजल पासेज, किसके द्वारा जाके खत्म होते हैं? नेजल पासेज के द्वारा। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, नेजल कहाँ पे जाके खुलता है? फेरिंग्स में जाके खुलता है। ये फिर से बता रहे, अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि फेरिंग्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि जहाँ से खाना और एयर दोनों गुजरते हैं, ठीक है। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स, फेरिंग्स कहाँ ओपन होता है? लैरिंग्स में जाके ओपन हो जाता है, लैरिंग्स वाले रीजन में जाके ओपन हो जाता है हमारा फेरिंग्स, और फिर उसे हम क्या बोलते थे? इनटू द ट्राइकिया, फिर फाइनली ट्राइकिया आ जाती है जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजियस बॉक्स, लैरिंग्स क्या है? एक कार्टिलेजियस बॉक्स है,
कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, जो किस में हेल्प करता है भाई, तो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमारे को पता होना चाहिए कि लैरिंग्स जो बॉक्स है वो क्या काम करता है, तो वो साउंड प्रोडक्शन का काम करता है। एंड हिंस कॉल्ड, और इसी को हम साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब भी हम खाना निगलते हैं, ग्लोटिस, देखो ये हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, ग्लोटिस कैन बी कवर्ड, ग्लोटिस को ढक लिया जाता है बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। तो जब भी हम खाना निगलते हैं तो ग्लोटिस किससे ढक जाता है, एपिग्लोटिस से ढक जाता है, ठीक है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, क्यों ढकता है भाई, रीजन होना चाहिए ना, तो रीजन बता रहे हैं, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, कहीं तुम्हारा जो फूड है वो इंटर ना कर जाए लैरिंग्स में। अगर लैरिंग्स में तुम्हारा खाना पहुंच जाएगा तो तुम्हारे को फंदा लगने लगेगा और तुम्हारी आवाज़ भी पतनी खराब हो सकती है, ठीक है। आगे देखो, ट्राइकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ट्राइकिया कैसी है भाई, एक स्ट्रेट ट्यूब है, विंड पाइप है ना, ठीक है, सीधी ट्यूब है, स्ट्रेट ट्यूब है, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, ठीक है। कहाँ की तरफ होती है, थोरेसिक कैविटी, हमने पढ़ रखी है थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, उन दोनों को जो डिवाइड करता है दैट इज कॉल्ड डायफ्राम, ठीक है। विच डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, अब तुम्हारे को वर्टिब्रा पता होना चाहिए, तुम्हारी की जो बैकबोन की हड्डियाँ होती हैं उसमें फिफ्थ थोरेसिक जो वर्टिब्रा आती है वहाँ पे आके ट्राइकिया जो है वो डिवाइड हो जाती है, ये बात समझ लो। मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, पांचवी थोरेसिक वर्टिब्रा जैसे ही आएगी तो तुम्हारी जो ट्राइकिया है, जो विंड पाइप है, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। जैसे वो डिवाइड हो जाएगा ना, उसी को हम बोल देते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ये पता होना चाहिए कि डिवाइड कब होता है ट्राइकिया, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ईच ब्रोंकाई, हर एक ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, हर एक ब्रोंकाई वापस से डिवीजन करती है टू फॉर्म द सेकेंडरी, क्या बनाती है, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, समझ रहे हो। प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या बन रहा है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बन रही है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई से और डिवाइड होकर टर्सरी ब्रोंकाई बन रही है। फाइनली में क्या होता है, एंड ब्रोंक्यूल्स, देखो ब्रोंक्यूल्स एंडिंग, ब्रोंक्यूल्स कब आते हैं, एंडिंग में आते हैं, अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देखो लास्ट में हमारे को टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, टर्मिनल का मतलब समझ रहे हो कि खत्म होने वाला, अब थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स जो है अब खत्म होने वाला, ठीक है। दी ट्राइकिया, अगर ट्राइकिया की हम बात करें, दी ट्राइकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है इसने, ट्राइकिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, क्या है, एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देखो ब्रोंक्यूल्स को भी इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया है कि एक इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और एक है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये तुम्हारे को फर्क पता होना चाहिए कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स कब यूज़ करा जा रहा है, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, भाई नीट का क्वेश्चन यहाँ से 101% आता है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो कहाँ तक पाई जाती है। तो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि ट्राइकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकाई तक पाई जाती हैं। अगर ऑप्शन में टर्मिनल ब्रोंक्यूल लिखा है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइसेस टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्व एंड वस्कुलराइज्ड बैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। अब मैं इसका मतलब तुम्हारे को समझाता हूँ, ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल, हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल मतलब जो लास्ट में पाया जाने वाला ब्रोंक्यूल है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। गिव्स राइस, वो क्या क्या चीज़ निकाल रहा है, ठीक है, टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन, बहुत पतले, इरेगुलर, मतलब इरेगुलर का मतलब रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर वॉल्ड एंड वस्कुलराइज्ड बैग, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड फ्लू होता होगा, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हारे को कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ पे इरेगुलर वॉल होती हैं, वेरी थिन होता है, वस्कुलाइज बैग होता है, जिसे हम एल्वुलाई बोलते हैं। द ब्रोंकाइंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई, ये क्या बोल रहा है कि द ब्रोंकाइंग नेटवर्क, ठीक है, जो नेटवर्क बन रहा है किससे बन रहा है, ऑफ ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का एंड एल्वुलाई का, ठीक है, तीन चीज़ों का हमारा क्या बन रहा है, नेटवर्क बन रहा है। कंप्राइज द लंग्स, क्या बना देता भाई, यही चीज़ तुम्हारे को लंग्स बना देती है। अगर तुम्हारे पास क्या क्या देखने को मिल रहा है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, इन सबको अगर हम कंप्राइज कर दें तो हमारे को लंग्स देखने को मिलता है। वी हैव 2 लंग्स, हमारे पास 2 लंग्स है भाई, नॉर्मली बात है।
विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो लंग्स हैं, ठीक है, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, वो कवर्ड है। कवर्ड का मतलब ढके हुए हैं, डबल लेयर्ड, सिंगल लेयर नहीं डबल लेयर से, विथ अ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। और उस लेयर का नाम क्या है? प्लूरा। ठीक है, उस लेयर का नाम क्या है? प्लूरा। ओके, और प्लूरा जो फ्लूइड बिटवीन देम, उन दोनों लेयरों के बीच में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम्हारे को बताना है प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। इट रिड्यूस, भाई इसका यूज क्या है? ठीक है, क्यों, क्या रीजन है ये उधर पाया क्यों जा रहा है? इट रिड्यूस फ्रैक्शन, भाई ये रिड्यूस कर देता है फ्रैक्शंस को ऑन द लंग सरफेस। ठीक है, लंग सरफेस पे जो फ्रैक्शन लग रहा है, जो घिसाव लगेगा, उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। दी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक, जो बाहर वाली, आउटर आउटर का मतलब समझ रहे हो, बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है वो क्लोज मतलब बहुत ही करीब कॉन्टेक्ट में होती है विद द थोरेसिक के। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई तुम्हारे को कि दो लेयर पाई जाती है जिनका नाम है प्लूरा, और प्लूरा लेयर के बीच में क्या पाया जाता है? प्लूरल फ्लूइड। वो क्यों होता है? क्योंकि वो फ्रैक्शन कम कर दे। अगर फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो लंग्स पे चोट नहीं पहुंचेगी, और फ्रैक्शन अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो भाई साहब चोट पहुंचेगी और हमारा लंग्स जो है ना वो डैमेज हो जाता है। अब यहाँ पे एक बार डायग्राम देख लो, क्योंकि हमने पूरा का पूरा डायग्राम पढ़ लिया बुक में ही, मतलब रीड कर लिया है, तो यहाँ पे बस नाम हमें पढ़ना है। देखो एपिग्लैटिस, ठीक है, ये वो है जो ग्लैटिस के ऊपर ढक्कन होता है ना, वो है। फिर हमारे को देखने को मिलता है लैरिंग्स, जिसे हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। फिर हम बोलते हैं ट्राइकिया, जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है, ट्राइकिया में देख रहे हो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है, याद रखना, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ओके, फिर हमारे को देखो यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती हैं, जिनके बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है, जो कि रिड्यूस करता है फ्रैक्शंस को। ओके, बाद में हमारे को देखने को मिलती है यहाँ पे एल्वुलाई। ठीक है, फिर हमारे को देखने को मिल रहा है ये प्लूरल फ्लूइड, नॉर्मली वही आ गया, और ये ब्रोंक्यूल लिखे हैं, जो कि टर्मिनल और इनिशियल ब्रोंक्यूल भी होते हैं। ये हमारे पास डायफ्राम आ गया, और ये हमारे लंग्स हो गए लेफ्ट एंड राइट, और ये कट एंड ऑफ रिब्स, ये रिब्स कटी हुई हैं, और ये हो गया ब्रोंकस। ठीक है, और ये हमारा हार्ट आ गया। सो हमारा डायग्राम भी कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी वाला। आगे देखते हैं। लाइनिंग वेयर्स, हम कहाँ पे रुके थे? ओके, दी थोरेसिक लाइनिंग वेयर्स द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द लंग्स। और जो अंदर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है, देखो मैंने बताया था कि दो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, एक प्लूरल बाहर वाली और एक अंदर वाली। जो अंदर वाली होती है वो कांटेक्ट के किस में आती है? कांटेक्ट विद द लंग सरफेस, वो लंग्स के सरफेस में आती है, और जो बाहर वाली होती है वो थोरेसिक के कॉन्टेक्ट में आती है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, अगर हम बात करें, ये बोल रहा है कि द पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पार्ट, वो हो रहा है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, तुम्हारे नाक के छेदों से, अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। कहाँ तक भाई? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, याद रखना, नाक के छेद से लेके तुम्हारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये कंडक्टिंग पार्ट है। ठीक है, क्या है भाई? कंडक्टिंग पार्ट। वेयर इज द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये क्या बोल रहा है कि एल्वुलाई और जो डक्ट हैं ये तो एक्सचेंज करते हैं, सिंपल, एल्वुलाई ओके एंड देयर डक्ट्स, और जो उसकी डक्ट्स हैं, नलियां हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो कंडक्टिंग पार्ट अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, तो हमारे को बताना है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पार्ट होता है। कंडक्टिंग का मतलब जैसे कि तुम अभी ठंड में हो तो तुम्हारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ और होगा और तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर कुछ और होगा, तो जो तुम एयर ले रहे हो मतलब ऑक्सीजन ले रहे हो, उसको बॉडी के टेम्परेचर में लाने की वजह से हम जो लाते हैं ना बॉडी के टेम्परेचर में, तो वो यही काम होता है कि भाई एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है ना वो ब्रोंक्यूल्स तक बॉडी के टेम्परेचर में मेंटेन कर देता है सब कुछ, सारी गैस को, तो कंडक्ट करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट टू द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई क्लियर्स। देखो अब ये बोल रहा है कि कंडक्ट क्या क्या करता है? एटमॉस्फेरिक एयर को, ठीक है, एल्वुलाई जैसे याद आता है तो क्लियर हम करने लगते हैं फ्रॉम फॉर्जिन पार्टिकल। जो भी फॉर्जिन पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको बिल्कुल हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ह्यूमिडिफाइज, बिल्कुल भाई जो नमी है वो सब खत्म हो जानी चाहिए। आल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, और ये बोल रहा है कि हम क्या करते हैं उसको भाई बॉडी टेम्परेचर पे लाते हैं, मतलब गैस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ना होकर हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर में लेके आते हैं, समझ रहे हो। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन O2 और CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, डिफ्यूजन किस किस में होता है? डिफ्यूजन ऑफ O2 और CO2, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ O2
और CO2 किस किस में होता है, बिटवीन, एक्चुअल में कहाँ पे होता है, ठीक है, वैसे तो होता है एल्वुलाई में हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो एक्चुअल में हो रहा है ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर में, ठीक है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, लंग्स कहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो लंग्स होते हैं थोरेसिक चैम्बर में, विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, ठीक है, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर है। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टेब्रल कॉलम। अभी तुम्हारे को पता होना चाहिए डॉर्सली क्या होता है और पोस्टरली क्या होता है, ठीक है, होगा शायद इसमें आगे। देखो डॉर्सली क्या है, डॉर्सली बाय द वर्टेब्रल कॉलम, पीछे के साइड में क्या तुम्हारे पास रीढ़ की हड्डी है ना, उसी को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। डॉर्सली किससे है, वर्टिब्रल कॉलम। अगर हम वेंट्रली बात करें, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, अगर हम सामने से देखते हैं, अगर हम सामने से देख रहे हैं तो किसके द्वारा होंगे, स्टर्नम के द्वारा। और अगर हम डॉर्सली यानी कि पीछे की तरफ से देखेंगे तब हमारे को क्या देखने को मिलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स, ओके। लेटरली बाय द रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डम शेप्ड, अगर हम रिब्स के नीचे की तरफ देखेंगे तो डम शेप्ड का हमें डायफ्राम देखने को मिलता है। द एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच द एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स पल्मोनरी कैविटी। ये क्या बोल रहा है, अगर हम ये पूरा का पूरा सेटअप देखें, ठीक है, एनाटॉमिकली ये सेटअप देखें ऑफ लंग्स का इन थोरैक्स में, इज सच एनी चेंजेस इन द वॉल्यूम, अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो रहा है वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा लंग्स के ऊपर, लंग्स की कैविटी के ऊपर, ठीक है, समझ गए। ये क्या बोल रहा है कि अगर उसका वॉल्यूम हम चेंज करेंगे, तो हमारा जो चैम्बर है उसका अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूँगा तो पल्मोनरी या लंग्स की कैविटी का भी शेप और जो वॉल्यूम है वो सब कुछ चेंज होगा, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, सच ओके, ये भी ज़रूरी है ब्रीथिंग करने के लिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम तुम्हारे थोरेसिक चैम्बर का चेंज ना हो तो तुम ब्रीथिंग नहीं कर सकते भाई। तो तुम्हारे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम चेंज होना बहुत ज़रूरी है सांस लेने के लिए, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ओके, अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम भाई डायरेक्टली नहीं तो वैसे तो काम कर रहा है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, अब देखो रेस्पिरेशन कितने स्टेप्स में होता है, तो ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर आर रिलीज आउट। अभी क्या बोल रहा है, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, या तो सांस ले रहे हो या पल्मोनरी वेंटिलेशन भी उसी को बोलते हैं सांस लेने को, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर मिल रही है, इज ड्रॉन, उसको तुम क्या कर रहे हो, खींच रहे हो इन अंदर, एंड CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करो, रिच एल्वुलर आर रिलीज। कार्बन देखो जो तुमने एटमॉस्फेयर से एयर ली वो तो तुम्हारी रिच हो गई एल्वुलाई तक, लेकिन एल्वुलाई से तुम क्या करोगे, CO2 को रिलीज कर दोगे बाहर की तरफ, ओके। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, डिफ्यूजन हो रहा है O2 का और CO2 का अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन के द्वारा, एल्वुलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है, एक गैस अदला बदली करती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी और ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, और ब्लड के द्वारा गैस क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, डिफ्यूजन किस किस में होता है फिर, ब्लड और टिश्यू में। पहले किस में हो रहा था डिफ्यूजन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, गैस कर रहा है, और उससे पहले क्या होता है, डिफ्यूजन हुआ था एल्वुलाई मेम्ब्रेन के द्वारा, लेकिन यहाँ पे देखो ब्लड अब कहाँ पे जा रहा है, टिश्यू की तरफ पहुँच गया, तो वहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ O2 का खर्च होगा बाय द सेल्स के द्वारा फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है, ये बात याद रखना। और 2 स्टेजेस, ब्रीथिंग भाई 2 स्टेजेस में काम करती है, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। एक बार इंस्पायरेशन, एक बार तुम सांस को अंदर लेते हो, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, ठीक है, ये वही बोल रहा है कि तुम सांस को अंदर ले रहे हो। एंड एक्सपायरेशन, अगर मैं एक्सपायरेशन की बात करूँ तो जब भी तुम सांस को बाहर निकाल दो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो, डेट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाई विच द एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट, एल्वुलाई से जो एयर तुम रिलीज कर रहे हो बाहर की तरफ, डेट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर, अगर हम एयर की मूवमेंट की बात करें, इनटू एंड आउट, इन और आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। भाई प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है
बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये क्या बोल रहा है कि जब भी हम एयर को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो लंग्स के अंदर एक क्या होने लगता है, क्रिएट बनने लगता है भाई, एक प्रेशर ग्रेडियंट बनने लगता है लंग्स में और एटमॉस्फेरिक एयर में, ठीक है। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, ये क्या बोल रहा है, इंस्पायरेशन जब भी होगी, ठीक है, इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, उस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, अभी रुको आगे आगे लाइन कंप्लीट होगी तब समझ में आएगी पूरी बात तुम्हारे को। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे भी ग्रेडियंट की बात आ जाती है, कंसंट्रेशन की बात आ जाती है, तो हम वहाँ पे ये सोचते हैं कि जो बाहर की कंसंट्रेशन है अगर वो ज़्यादा है और हमारे लंग्स की कंसंट्रेशन यानी कि ग्रेडियंट कम है तो बाहर से एयर हमारे अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये वही बोल रहा है कि यहाँ पे देखो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंस्पायरेशन में, ठीक है, इंस्पायरेशन जब भी हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं मतलब सांस को ले रहे हैं, प्रेशर विद इन द लंग्स के अंदर, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा हो जाएगा, लेस देन, कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से। भाई ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, ये लाइन वही बोल रही है कि जो तुम्हारा प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर का ज़्यादा रहेगा और तुम्हारा लंग्स का जो प्रेशर है वो कम रहेगा, तभी तुम ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हो। समझ गए? ओके आगे देखो, वी नो डेट देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, इसी को हमने क्या बोल दिया है, एक नेगेटिव प्रेशर बोल दिया है, यानी कि हम जानते हैं कि नेगेटिव प्रेशर है इन द लंग्स के अंदर विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके रेस्पेक्ट में भाई, हम रेस्पेक्ट में भी लेके चल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली का मतलब समझ रहे हो, समानता ही एक्सपिरेशन, अगर मैं एक्सपायरेशन की बात करूँ, मैं एक्सपिरेशन बोल रहा हूँ, एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थोड़ा ध्यान से पढ़ लो भाई, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे कि तुम्हारे पल्मोनरी का प्रेशर जो है, इंट्रा पल्मोनरी तुम्हारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, तब क्या होगा, तो तुम्हारी जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी। सिंपल सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। समझ गए? द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, देखो डायफ्राम हो गया हमारे पास और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स भी हो गए, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, बिटवीन द रिप्स के बीच में पाई जाती हैं, जैसे कि ये रिप्स है एग्जाम्पल के तौर पे, इन दोनों के बीच में ये मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, या तो एक दो तरीके की होती हैं, एक एक्सटर्नल होती हैं, एक बाहर की तरफ से दिखती हैं, एक अंदर की साइड से दिखेंगी तुम्हारे को, ठीक है। 3D में अगर तुम देखोगे तो दो तरीके की मसल्स देखने को मिलती है, एक एक्सटर्नल और तुम दूसरा बोल सकते हो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, बिटवीन द रिप्स के बीच में होती हैं। हेल्प्स इन जनरेशन, किस में हेल्प्स करती हैं, जनरेशन ग्रेडियंट, भाई समझ लो, जनरेशन ग्रेडियंट जनरेट कर देंगी ग्रेडियंट को, ठीक है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम। देखो क्या बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज, डायफ्राम क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा जब डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो पूरी लाइन जब हम एनसीईआरटी क्यों टफ हो जाती है, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आधी लाइन पढ़ ली और बस समझ में आ जाए, लेकिन एनसीईआरटी ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी ये बोलती है कि मेरी 2 लाइनें पढ़ो फिर समझो, तो पूरी लाइन पढ़ने के बाद समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंस्पायरेशन करते समय क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन अगर डायफ्राम कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन अगर डायफ्राम कर रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम किसका, थोरेसिक चैम्बर का। समझ गए? थोरेसिक चैम्बर का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम, तभी तुम्हारा जो चेस्ट है ना वो बाहर की तरफ दिखेगा। इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है, बोल भी दिया उसने, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब ये क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अभी यहाँ पे क्या लिया था, अभी हमने इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, अब ये क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिप्स। ये क्या करता है भाई, ये लिफ्ट कर देता अप, ऊपर की तरफ कर देगा रिप्स को, एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। तो भाई ये याद रख लो
देखो ये जो एनसीईआरटी वो बहुत बढ़िया चीज़ है। इसने क्या बोला यहाँ पे कि जब ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारी जो रिप्स हैं, जो थोरेस, जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ अप हो जाएगा, चैम्बर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारे पास जो वॉल्यूम है वो सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलें। इन दी डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, अगर हम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस की बात करें, दी ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक चैम्बर, दी ओवरऑल इंक्रीज द थोरेसिक चैम्बर, सारा का सारा जो चैम्बर है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, और क्या कॉज कर देगा, सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, तुम्हारी सांस लेने की जो क्षमता है उसको भी, उसकी वॉल्यूम को भी बढ़ा देगा, ठीक है। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंटर पल्मोनरी प्रेशर, इंटर पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा जब इंक्रीज करेगा क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज क्या हो जाएगा, इंटर पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा भाई, ठीक है। विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, और वो फोर्स क्या करेगा कि बाहर की जो एयर है वो मूव कर जाए इनटू द लंग्स, लंग्स की तरफ, ठीक है। वी नो डैट इंस्पायरेशन, अगर हम जानते हैं कि इंस्पायरेशन, यार अब देखो डॉट लगा के बोल रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम अभी ऊपर क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तब वहाँ पे क्या हो रहा था, थोरेसिक चैम्बर लंग्स का बढ़ जा रहा था, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलैक्स करा, एंड इंटरकॉस्टल मसल्स रिटर्न्स इन द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू दी नॉर्मल पोजीशन। अब ये क्या बोल रहा है कि अभी जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट कराया था ऊपर, वो सब कुछ अब क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। इंटरकॉस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, वो सबके सब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ रहे हैं भाई अब, ठीक है। एंड रिड्यूस दी थोरेसिक वॉल्यूम, और क्या होने लगा भाई, अब रिड्यूस होने लगा है थोरेसिक वॉल्यूम, एंड देयर बाई द पल्मोनरी वॉल्यूम, और इसी की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही तुम्हारे को। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंटरपल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंक्रीज क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक, हल्का सा एटमॉस्फेरिक से बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर कॉजिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एयर, कॉजिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, कहाँ पे, लंग्स में। वी नो डैट एक्सपायरेशन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सपायरेशन बोल देते हैं। बात समझ में आई। जैसे ही तुम्हारे, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे ही तुम्हारे लंग्स का प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेयर की एयर तुम्हारे लंग्स में आ जाएगी, सिंपल सी बात ये है। और जैसे ही तुम्हारे लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तब तुम्हारे लंग्स की एयर जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर चली जाएगी, इसी को हम एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, हमारे पास भाई एबिलिटी, हमारे पास ये मतलब क्षमता है कि हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इंस्पायरेशन, ठीक है, सांस को अंदर लेना, एंड एक्सपायरेशन बाहर निकालना, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स द एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा हम सांस को अंदर और बाहर की एबिलिटी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि रामदेव बाबा है ना, वो अपने पेट से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके एब्डोमिनल मसल्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वो ऑन एन एवरेज अ हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ, एक हेल्थी ह्यूमन कितने बार ब्रीथ करता है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए, टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार वो ब्रीथ करता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पैरोमीटर, अगर हमारे को एयर का मूवमेंट नापना है कि कितना इसका मूवमेंट है, कितना 1 मिनट में सांस ले रहा है ये व्यक्ति, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं 1 मीटर का, डेट इज कॉल्ड स्पैरोमीटर, विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट पल्मोनरी फंक्शन, जिससे कि हमारे को पल्मोनरी फंक्शंस पता लग जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, क्लिनिक्स पे पाया जाता है। ओके,
सो एक बार हम देख लेते हैं अपना डायग्राम। तो ए वाला डायग्राम देखो, तो ए वाले में क्या हो रहा है, एयर एंटरिंग इन दी लंग्स, एयर क्या हो रही है भाई, लंग्स के अंदर जा रही है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये लंग्स के अंदर जाएगी तो इसका मतलब यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स का प्रेशर कम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गई रिप्स एंड स्टर्नम राइज्ड, और रिप्स और स्टर्नम क्या हो जाएंगे भाई, राइज हो जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगी, मतलब तुम्हारा चेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। रिप केज, इसको हमने रिप केज बोल दिया है। ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज, देखो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज हो जाएगा, जो तुम्हारा वॉल्यूम है चेस्ट का वो बड़ा हो जाएगा। तभी तुम जैसे अपने चेस्ट पे हाथ रखोगे ना, ऐसा लगेगा कि बाहर को आ रहा निकल के, इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। ओके, सो सेकंड हमारे पास डायग्राम ये है। सो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, एयर एक्सप्लेड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से एयर बाहर की तरफ निकल रही है। ओके, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक डिक्रीज, भाई सिंपल सी बात है कि थोरेसिक जो है वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही वो कम होगा तो रिप्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, सिंपल अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे जैसे वो थी। ठीक है, और डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्चेड अपवर्ड, डायफ्राम भाई रिलैक्स हो जाएगा और ऊपर की तरफ खिंच जाएगा। क्या समझे बात को, ऊपर की तरफ खिंच जाएगा। तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन अगर तुम्हारे को थ्योरी में नहीं समझ में आया है तो भाई डायग्राम से तो 100% समझ में आ जाना चाहिए। क्या समझे? ओके, लेट्स मूव ऑन। अभी हम चलते हैं इंस्पायरेशन की तरफ, सॉरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इंस्पायरेशन कहाँ से आ गया, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। सो अभी देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा है टाइडल वॉल्यूम। देखो ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड कैपेसिटी क्या है हमारी, कि हम कितना एयर को अंदर ले सकते हैं, डेट इज कॉल्ड कैपेसिटी, कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, कितना हम काम कर सकते हैं दिन भर में, वो हमारी कैपेसिटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को हम टी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। ठीक है, ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, जितना तुमने अंदर सांस लिया है और जितना तुम बाहर निकाल रहे हो ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन कहला रहा है। ठीक है, इट इज अप्रॉक्स 500 ml. We know that a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. ये बोल रहा है कि अगर हम नॉर्मली सांस को अंदर और बाहर ले रहे हैं तो 500 ml हम अप्रॉक्स 500 ml हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, एक बार में। लेकिन अगर मैं पूरे मिनट की बात करूं तो तुम 6000 से 8000 तक ml, 8000 ml तक तुम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हो, ले सकते हो पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हमारी अगर जैसे कि तुमने ऊपर देखा होगा कि हम अगर एक अडल्ट है तो 12 से 16 बार करेगा, तो 12 की मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो 500 से, 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 6000 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 16 है तो ये 16 पंजे 80 होते हैं, तो 8000 ही आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट में हम 6000 से लेके 8000 ml तक हम एक्सपायर और इंस्पायर कर सकते हैं गैस को। तो ये याद रखना, 6000 to 8000। ओके, आगे देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करूं तो इसको हम IRV से डिनोट करते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सेबल इंस्पायरेशन, दिस एवरेज टू 500 और 3000 ml। ये क्या बोल रहा है, 2500 से 3000 ml तक। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है वो फोर्सेबल इंस्पायरेशन कर रहा है, मतलब जो वो सांस लेता है तो बहुत ज़्यादा जोर लगा के अंदर की तरफ सांस ले रहा है, तो वो कितना ml अपने अंदर ऑक्सीजन ले सकता है। सो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि एवरेज 2500 ml से लेके 3000 ml तक। भाई ml याद रखना, क्योंकि मैं ml बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पूछ सकते हैं, अगर वो क्वांटिटी की यूनिट चेंज कर देंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ml की जगह लीटर कर दिया तो भाई लीटर में थोड़ी लेते हो। ठीक है, 3000 लीटर ले लोगे भाई, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सेबल इंस्पायरेशन, जोर लगा के, तुमने जितना जोर है ना, जोर लगा के तुमने अगर सांस ली है अंदर की तरफ तो तुम कितना ले सकते हो, एवरेज ले सकते हो तुम 2500 ml से लेके 3000 ml तक। ओके, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी हम वहाँ पे जोर लगा के अंदर की तरफ ले रहे थे, इंस्पायरेशन कर रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोर लगा के बाहर की तरफ गैस को निकालेंगे। दिस एवरेज, ठीक है, इसको हम ERV से डिनोट करते हैं,
दिस एवरेज 1000 टू 1100 ml तक, ठीक है। दिस एवरेज 1000 ml से लेके 1100 ml तक हम क्या करते हैं भाई, एक्सपायर कर सकते हैं जोर लगा के, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हो गया तुम्हारा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। अब सिंपल सी बात है, टाइडल वॉल्यूम एक बार में 500 ml जा रहा है, ठीक है। 12 से 16 बार तुम रेस्पिरेशन करते हो 1 मिनट में, तो 12 की मल्टीप्लाई 500 से कर दोगे तो 12×5 = 60 हो जाएगा वहाँ पे। और अगर तुम 16 बार कर रहे हो तो 16×5 = 80 हो जाएगा। तो 6000 से 8000 ml तुम 1 मिनट में ले रहे हो भाई, ठीक है। ये एक एडल्ट की बात होगी। अगर तुम जोर लगा के इंस्पायरेशन कर रहे हो, ताकत लगा के इंस्पायरेशन कर रहे हो, तब तुम कितना ml लेते हो गैसेस को, तो वहाँ पे हम बोल देंगे 2500 से लेके 3000 ml तक। और अगर तुम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करो तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होता है जब तुम जोर लगा के गैस को बाहर की तरफ निकालो, डेट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और वो कितना करता है, 1000 ml से लेके 1100 ml तक, ठीक है। आगे देखो, रिजुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स। क्या बोल रहा है इसने, रिमेनिंग इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो बची हुई रह रही है इवन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन। तुमने जोर लगा के जितनी तुम्हारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको बाहर निकाल दिया, फिर भी तुम्हारे लंग्स के अंदर एयर बची हुई रहती है, उसी को हम बोलते हैं रिजुअल वॉल्यूम। वो वॉल्यूम कितना होता है, 1100 ml से लेके 1200 ml तक होता है भाई वॉल्यूम, ठीक है। By adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacities। अब वो बोल रहा है कि तुमने ऊपर तो सब कुछ पढ़ लिया है वॉल्यूम, अब यहाँ पे हम कैपेसिटी की बात करते हैं, विच कैन बी यूज इन अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, जिसका हम क्लिनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है सांस को लेने की, ओके। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो, जितना भी तुम इंस्पायर कर सकते हो वो हम सब कुछ जोड़ देंगे, ठीक है। आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये बात याद रखना, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब तुमने जब सांस छोड़ी तो नॉर्मली छोड़ दी, फिर जब तुमने सांस को लिया, ठीक है, तब तुम वहाँ पे कितनी कैपेसिटी तुम कितना ले सकते हो, ठीक है। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम, इसमें हम टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूड करेंगे और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी इंक्लूड करेंगे, तब वो हमारे पास आके बनती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। समझ गए, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मली सांस छोड़ दी, फिर उसके बाद तुम सांस कितनी ले सकते हो, कितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है सांस को अंदर लेने की, तो वो हम टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी सांस लेने की, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम हमारे पास टीवी होता है और भाई IRV हमारे पास क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको तुम ऐड कर लेना, बस वही तुम्हारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। फिर देख लो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है भाई, देखो बच्चों को यही नहीं पता लग पाता है कि एक्सपायरेटरी क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, तो मैं क्लियर बता रहा हूँ तो यार समझ लो, ठीक है। क्योंकि नहीं पता लग पाता बच्चों को यार जब वो NCERT पढ़ते हैं, और अक्सर यूपी बोर्ड वालों को तो बिल्कुल भी नहीं पता लग पाता कि हो क्या रहा भाई, NCERT भाई हमारे साथ कर क्या रही है। तो तुम्हारे को मैं बता दूं कि तुम्हारा भाई आ चुका है आजकल लेक्चर्स लेके, और बिल्कुल 100% मैं अपना दे रहा हूँ, समझ रहे हो। तो तुम भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, सच बता रहा हूँ NCERT पढ़ना आ जाएगी तुम्हारे को भी। ओके अब पढ़ते हैं हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम EC से डिनोट करते हैं। अब देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पढ़ लिया ना, इसी तरीके से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। नॉर्मली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपायरेशन करेंगे। अब यहाँ पे देख लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, ठीक है, एक्सपायर कर सकता है, टोटल वॉल्यूम कितनी एक्सपायर कर सकता है, टोटल कुल, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। तुमने सांस तो नॉर्मली ली भाई, अंदर की तरफ जब तुम सांस ले रहे हो तब तुमने नॉर्मली ली सांस ली नॉर्मली, फिर क्या कर रहे हो तुम, जब एक्सपायर करने का टाइम आया, जब तुम्हें बाहर निकालने का टाइम आया सांस को, तब तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकाल दे रहे हो। तो तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है बाहर सांस निकालने की, जोर लगा के भी, तो टाइडल वॉल्यूम निकाल सकते हो और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वही था कि जब भी हम जोर लगा के सांस को बाहर निकालते, डेट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर देते हैं तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारे को मिल जाती है। ओके आगे देखो, फंक्शनल रिजुअल कैपेसिटी, जिसको हम FRC से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने किया, ठीक है,
एक्सपायरेशन मतलब सांस को निकाल दिया, फिर भी हमारे बॉडी के लंग्स के अंदर क्या है, अभी भी कुछ बची हुई है जगह जिसके अंदर गैस है। दिस इंक्लूड्स ERV और रिजिजुअल वॉल्यूम। यहाँ पे क्या क्या हमारे को मिल सकता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिल सकता है प्लस RV। RV का मतलब क्या था, रेजिजुअल वॉल्यूम। ये था हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये है रेजिजुअल वॉल्यूम, ठीक है, ये है रेजिजुअल वॉल्यूम। ओके, सो अभी तुम्हारे को पता लगा ये क्या बोल रहा है कि फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी क्या है। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, तुमने नॉर्मल सांस को बाहर निकाल दिया, फिर हमारे पास एक वॉल्यूम बच रहा है ERV, मतलब ERV एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम और RV रिजुअल वॉल्यूम। तो यहाँ पे जोर लगा के जो तुम बाहर निकाल रहे थे और जो तुम्हारे पास बच रही थी, जोर लगा के निकालने के बाद भी जगह बच रही थी, दैट इज कॉल्ड रिजुअल वॉल्यूम, ठीक है। उन दोनों को ऐड कर दोगे तो फंक्शनल रिजुअल कैपेसिटी तुम्हारे को मिल जाएगी। अब बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम VC से डिनोट करते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ये क्या बोल रहा है कि फोर्स एक्सपायरेशन हमने करा, मतलब जोर लगा के एक्सपायर कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। दिस इंक्लूड ERV एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, IRV क्या था, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। ये देखो, ये वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि जब वो फोर्स से बाहर की तरफ सांस निकाल रहा है तो वो क्या क्या कर सकता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जोर से सांस को खींच भी सकता है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम भी ले सकता है, ठीक है। अगर वो फोर्सली इंस्पायरेशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट वाली लाइन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पायरेशन। और वो ब्रीथ भी कर सकता है, जैसे कि मान लो उसने सांस ली बहुत ज़्यादा जोर से, तो वो क्या क्या निकालेगा, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व निकाल देगा और टाइडल वॉल्यूम निकाल देगा, और जो वो एक्सपायरेशन करता होगा तब वो टाइडल वॉल्यूम और IRV ले लेगा। समझ में आ रही है बात तुम्हारे को। तो वो वाइटल कैपेसिटी होती है। इससे होता है, तुमने देखा होगा कि वाइटल कितना आ रहा है पेशेंट का, तो वहाँ पे यही चीज़ पूछी जाती है। टोटल लंग कैपेसिटी, भाई हमारे पूरे लंग्स की कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन दी लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स इंस्पायरेशन। दिस इंक्लूड्स RV रेजुअल वॉल्यूम, ERV क्या था, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV टाइडल वॉल्यूम एंड और क्या हमारे पास IRV, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या हम बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजुअल वॉल्यूम। यह हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। सो तुम्हारे को कैपेसिटी समझ में आ गया क्या, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी किसे हम बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजुअल वॉल्यूम को अगर हम मिला दें तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो RV, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब मिला के हमारे को क्या मिलती है, टोटल लंग कैपेसिटी मिलती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ओके। एल्वुलाई आर द प्राइमरी, एल्वुलाई जो है ना आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वुलाई जो है ना वो प्राइमरी साइट है जहाँ पे गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ओके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे होता है, ब्लड और टिश्यू में भी होता है, ठीक है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दी साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। देखो O2 और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज हो रही है किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। कोई भी इसमें एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो रही है। मेनली बेस्ड ऑन अ प्रेशर कंसंट्रेशन। भाई सिंपल बेस्ड है कि कंसंट्रेशन क्या है और प्रेशर क्या है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या है, घुलनशीलता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। थिकनेस की बात करें कि उस एल्वुलाई की वॉल की थिकनेस क्या है, ठीक है। डिफ्यूजन आर आल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो देखो क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट डाल सकते हैं डिफ्यूजन में, ओके। तो यहाँ पे देख लो, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। देखो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, उस गैस के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सचर होंगी और गैसों का, जैसे कि उसमें ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारे मिक्सचर मिलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। एंड इज रिप्रेजेंटेड एज PO2, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं PO2 से।
पी का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, ओके। और ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है? फॉर ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो दो गैसें हैं ना तुम्हारे पास, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हमने टेबल में बहुत बड़ी तरीके से लिख दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है रेस्पिरेटरी गैस, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैस कौन सी हो रही है हमारे पास? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें, एटमॉस्फेयर का मतलब हमारे आसपास एयर जो है उसमें पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? तो वो है 159 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं एल्वुलाई की बात करूँगा तो 104 है। अगर मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ तो 40 है। और ब्लड कौन सा भाई? डीऑक्सीजनेटेड। अगर मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूंगा तो 95 हो रहा है। और अगर टिश्यू की बात करेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हो रहा है 40। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना? 0.3। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। कितना? देखो 0.3 पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकल जाती है हमारी नॉस्ट्रिल के द्वारा, और ऑक्सीजन जो है वो अंदर चली जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, 159 है, तभी तो वो चले गई अंदर ऑक्सीजन। फिर देखो एल्वुलाई में क्या हो रहा है? एल्वुलाई में 104 है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। तो यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होना बनता है भाई। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। मतलब एल्वुलाई की जो वॉल है वो उस वॉल को क्रॉस करके ब्लड में चली जाएगी। अब ब्लड में देख लो, अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कितने पार्शियल प्रेशर होगा? उसका 40। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा 45। अब देखो ये जो ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब ये हो गया कि वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, उसी की तो हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ जाएगी। आगे देखो यहाँ पे कितना है? 95 ऑक्सीनेटेड ब्लड। अगर ऑक्सीनेटेड ब्लड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 95 आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो 40 है। मतलब 95 ज़्यादा हो गया और 40 जो है वो कम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टिश्यू में देखें तो टिश्यू में देख लो तुम, यहाँ पे 40 है हमारा ऑक्सीनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो रहा है? 45 हो रहा है। तो टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो बाहर की तरफ आएगी और जो ऑक्सीजन जा रही थी ब्लड से वो टिश्यू में पहुँच जाएगी, बिकॉज पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से। अब यहाँ पे देख लो एक डायग्राम भी इन्होंने दिखा दिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देख लो, इंस्पायर्ड का मतलब होता है कि गैस को अंदर लेना, एक्सपायर का मतलब होता है कि गैस को बाहर निकालना, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितना था? 159 था ना ऑक्सीनेटेड, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था? 0.3। तो यहाँ पे देखो एल्वुलाई से दिखाया इन्होंने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 104 mmHg। ये यूनिट जो है ना वो याद रखना, mmHg। कभी कभी क्या होता है ना, ये यूनिट गलत कर देते हैं और तुम्हारा जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो हमारे को यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्वुलर एयर है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना? 104 है। तो ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, ओके। अब यहाँ पे देखो अंदर बाहर हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। कितना होता है? 95 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 40 होता है। तो 95 ज़्यादा है, ठीक है। तो 95 ज़्यादा है तो ये भाई अंदर ही रहेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम है तो वो बाहर की तरफ जाएगा, बिकॉज पार्शियल प्रेशर। फिर यहाँ पे हमने टिश्यू में देखा था, टिश्यू में और वेन का जो होता है ना वो सेम रहता है। तो टिश्यू में कितना था? ऑक्सीजन जा रहा था 40, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसका 45 जा रहा था। तो 45 यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चला जाता है और ऑक्सीजन अंदर की तरफ रह जाती है गैस, ठीक है। तो ये डायग्राम तुम्हारे को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो बाकी ये देखो एल्वुलस है, ये इन्होंने नाम लिख दिए। ये पल्मोनरी वेन समझ रहे हो? पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेन, अगर हम सिर्फ वेन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, और अगर मैं आर्टरी की बात करता हूँ तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। लेकिन अगर मैं पल्मोनरी वेन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि उस पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अगर मैं पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहा हूँ, आर्टरी पल्मोनरी जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। याद रखना ऑपोजिट होता है,
ओके, तो डायग्राम हमारा क्लियर हो चुका है, आगे देख लो। अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बोल दिया कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। वी नो डैट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, ठीक है, हम जानते हैं कि टिश्यू से ब्लड तक एंड ब्लड टू एल्वुलाई, ब्लड से कहाँ एल्वुलाई तक, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन डेट ऑफ O2, ऑक्सीजन से कितना ज़्यादा होता है, 20 से 25 टाइम हायर होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूज होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के द्वारा, पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इन मच हायर कंपेयर्ड ऑफ डेट ऑफ O2। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो हायर होता है ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से हायर। देखो ऑक्सीजन का कितना था यहाँ पे 104 था और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 था, तो हायर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर्स लेयर, देखो डिफ्यूजन की हम बात कर रहे थे, तो वो मेम्ब्रेन भी आ चुकी है। वो उस मेम्ब्रेन, देखो उस मेम्ब्रेन का नाम क्या रख दिया उन्होंने, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। नेमली थिन स्क्वैमस, यहाँ पे उन्होंने नाम बता दिए, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वुलर, ठीक है, कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस। तो यहाँ पे 3 लेयर इन्होंने बताई हैं। एक हमारे पास है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरी, जिसके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, और तीसरा हमारे पास है बेसमेंट, composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelium cells of capillaries in between them। देखो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में भी दिखा रखा है, बेसमेंट ये हो गया जो उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, एल्वुलाई के और कैपिलरीज के बीच में जो जगह खाली दिख रही है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। बाकी ये देख लो एंडोथीलियम हो गई और ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम है, याद रखना ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम है, ओके। और ये हो गई स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वॉल्व, ये याद रखना कि स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो किसकी है, एल्वुलर वॉल की है, ठीक है, ना कि कैपिलरी की है, ओके। आगे देखो इन बिटवीन देम हाउ एवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन मिलीमीटर, तो ये बोल रहा है कि इसकी जो थिकनेस है वो मिलीमीटर से भी कम होती है, अप्रॉक्स 1 होती है शायद। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यू एंड डेट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वुलाई। ये बोल रहा है कि फेवरेबल कंडीशन होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जा रही है, ऑक्सीजन O2 फ्रॉम एल्वुलाई में जाएगी, एल्वुलाई से टिश्यू में, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वुलाई में आती है गैस है, ठीक है। आगे देख लो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैस का क्या होना, ट्रांसपोर्ट होना। ब्लड इज द मीडियम, ब्लड क्या है भाई, मीडियम है एक, ठीक है, ऑफ ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2, किसको ट्रांसपोर्ट करने का, मीडियम है, O2 और CO2 गैस को, ठीक है। अबाउट 97% ऑफ O2, 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBCs इन द ब्लड। 97% ऑक्सीजन जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है RBCs के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिमेनिंग 3%, जो 3% बचा ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, जो 3% बचा है तुम्हारे पास ऑक्सीजन वो किसके द्वारा जाता है, प्लाज्मा के द्वारा जाता है, ओके। नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट बाई RBCs। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड RBCs के द्वारा जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। 70% ऑफ इट्स कैरीड एज बाइकार्बोनेट, 70% जो बचा है हमारे पास 70% वो किसके द्वारा जाएगा, कैरी करेगा बाइकार्बोनेट की तरह, ठीक है। अबाउट 7%, अभी भी 7% हमारे पास बचा है, 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, या ये बात याद रखना कि 7% जो बचा था हमारे पास वो प्लाज्मा के द्वारा डिजॉल्व होके बहता है, ओके। समझ में आ गया तुम्हारे को। देखो ऑक्सीजन तो वो 97% RBCs के द्वारा जा रही थी, 3% ऑक्सीजन जो कैरी हो रही थी वो प्लाज्मा के द्वारा हो रही थी डिजॉल्व घुल के, ठीक है। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड RBCs के द्वारा जा रही थी और 70% बाइकार्बोनेट के द्वारा जा रही थी, और जो 7% बची थी हमारे पास 7% वो प्लाज्मा के द्वारा डिजॉल्व होकर जा रही थी आगे की तरफ, ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है यहाँ पे देख लो।
हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड, हीमोग्लोबिन रेड कलर्ड क्यों होती है भाई हमारे को पता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है पता है, प्रेजेंट इन द आरबीसीज, ये भी पता है कि आरबीसीज के अंदर होता है। O2 कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन किससे जुड़ती है, बाइंड का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, किससे जुड़ती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, इन अ रिवर्सिबल मैनर, कैसे मैनर में, रिवर्सिबल मैनर में, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो वो 4 है, ठीक है। एक अगर मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, समझ रहे हो, एक मॉलिक्यूल है अगर हीमोग्लोबिन का, तो कितने मॉलिक्यूल ले जा सकता है ऑक्सीजन के, तो वो 4 ले जा सकता है, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। फिर देखो O2 बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द फैक्टर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन जो हो गया, हाइड्रोजन आयन H+, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर हो गया, फैक्टर है ये, ठीक है, कैन इंटरफेयर विद इस बाइंडिंग, ये बताते हैं कि बाइंडिंग कितने अच्छे से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, टेम्परेचर हो गया और हाइड्रोजन आयन H+। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि ए सिग्मॉइड कर्व बनाएगा, ऑब्टेन करेगा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अगर बन रहा है, अगेंस्ट बन रहा है, दी PO2 वहाँ पे शो करेगा तुम्हारे पास ग्राफ, सिग्मॉइड ग्राफ। दिस कर्व इज कॉल्ड दी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। बात समझ में आ रही तुम्हारे को कि इसके अंदर 2 तरीके के कर्व बनते हैं, सिग्मॉइड कर्व। देखो एक जो है ना, ये तो बीच का दिखाया उन्होंने, मिडल वाला, एक जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, मैं ग्राफ नहीं बना पा रहा हूँ इसमें, एक ऊपर की तरफ चले जाता है और एक नीचे की तरफ चले जाता है, इस तरीके से, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास लेफ्ट लंग्स होता है और राइट लंग्स होता है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट है, अब मान लो ये जो है हमारे पास, ये जो है वो राइट है, ठीक है, और ये जो है वो लेफ़्ट है, तो ये वाली जो ग्राफ है वो लेफ़्ट लंग्स को शो करेगा जो ऊपर की तरफ जाएगा, और ये वाला जो है वो राइट लंग्स को शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे को ग्राफ देखने को मिल जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ग्राफ देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर लंग्स में हो रहा है तो हमारे को ऊपर जाते हुए है, मतलब कहाँ पे शिफ्ट होगा ग्राफ हमारा, लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारा कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, और अगर मान लो टिश्यू में हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे, ठीक है। याद रखना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है तो लंग्स का शो करेगा, और अगर राइट हैंड साइड पे हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू पे हो रहा है, ठीक है, ग्राफ शो। आगे देखो, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट फैक्टर लाइक PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से फैक्टर है, H+ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा, ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन इन द एल्वुलाई वेयर देयर इज हाई PO2, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कैसा है, हाई है, लो PCO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा रहेगा, लो रहेगा। देखो एल्वुलाई के अंदर 104 पार्शियल प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का, और 0.3 पार्शियल प्रेशर, 0.3 रहता है ना, मेरे को मैं देखता हूँ एक सेकेंड, 0.3, ओके 0.3 नहीं 40 रहता है, कितना रहता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, 40 रहता है, ठीक है। और लेज़र H+ कैसा रहेगा, H+ की कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, कम रहेगी, एंड लोअर टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम रहेगा। देखो ये 4 फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ये पूछा जा सकता है कि हाई पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन कैसी होती है H+ की, तो तुम्हारे को पता होना चाहिए वहाँ पे कंसंट्रेशन लो होती है, टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा ना लंग्स में, तो लंग्स भाई जल सकते हैं, ऐसा सोच लो एक बारी, ठीक है।
इसी तरीके से H+ वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा नहीं कर सकते हम, इसलिए वहाँ पे एसिडिटी कम होती है, लेस होती है। लो PCO2 होता है, सब कुछ लो होता है लंग्स में। लेकिन हाई एक चीज़ होती है, वो क्या होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, इसलिए ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल, कैसे होते हैं सब, फेवरेबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ये सारे के सारे फेवरेबल हैं। वेयर इज इन द टिश्यू, अगर हम टिश्यू की बात करें, ठीक है, अगर हम टिश्यू की बात करें, वेयर लो PO2, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए हम टिश्यू को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और ज़्यादती किसकी होती है, हाई PCO2, कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल हाई होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो गया, और हाई H+ कंसनट्रेशन भी हाई हो जाएगी, और हाई टेम्परेचर भी होगा। तो यहाँ पे हमारे को ये बात याद रखनी है। वैसे बहुत ईजी तरीके से मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, एक सेकंड को मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ राइट से। देखो, अगर लंग्स की बात कर रहे हैं हम, तो लंग्स में सिंपली बात यह है कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, लेसर H+ कंसनट्रेशन रहेगी, और टेम्परेचर भी कम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर को ज़्यादा कर देंगे हम लंग्स के अंदर, तो लंग्स जल जाएगा, ऐसे याद रखो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद रखोगे तो याद नहीं रहता ना, कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये चीज़ याद रहेगी कि लंग्स में हम टेम्परेचर को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन टिश्यू में हम बढ़ा सकते हैं। हायर टिश्यू, देखो यहाँ पे हायर टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं, हाई कंसनट्रेशन बढ़ा सकते हैं H+ की, और हाई PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई होता है, लेकिन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसा होता है, लो रहता है। ओके, आगे देखो, एग्जिट द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये सारी कंडीशन फेवरेबल है। अगर ऐसा हो रहा है टिश्यू के अंदर, तभी तो तुम उसको ऑक्सीजन दोगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लोगे। पता लगे वहाँ पे ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो तुम वहाँ पे ऑक्सीजन दोगे? कभी नहीं दोगे। तो ये एक ऐसी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को देने की फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फ्रॉम दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट्स बॉन्ड टू दी हीमोग्लोबिन। इससे भैया हमें सीधे सीधे बात पता लग रही है कि जो ऑक्सीजन है वो बाइंड कर जाता है या बॉन्ड बना लेता है हीमोग्लोबिन से इन द लंग सरफेस, लंग के सरफेस पे, एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू, और टिश्यू के पास जाके डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। एवरी 100 ml, हर 100 ml में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर 100 ml के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कैन डिलीवर 5 ml। ये बात याद रखना कि अगर 100 ml तुम्हारे पास क्या है, ब्लड है, तो उसमें कितनी कैरी होगी ऑक्सीजन, 5 ml ऑक्सीजन कैरी होगी, ठीक है।